जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार दुबे और आज बात करूंगा एक ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर जिसका खासा महत्व है इन दिनों और जो चर्चा का विषय बना हुआ है। गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं यहाँ पे और ये विषय है बिहार स्टेट इलेक्शन 2025। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार स्टेट इलेक्शन 2025 अब से लगभग 2 महीने बाद ड्यू है, नोटिफिकेशन हो जाएगा और इससे संबंधित जो इश्यूज हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। और इट्स लाइक अ प्रिडिक्शन, ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि एस्टैब्लिश्ड हाउसेस जो हैं वो करते हैं। हालांकि वो ओपिनियन पोल भी एक दिखावा मात्र ही होता है, वो पूरे जिलों तक पहुंचते भी नहीं। कई बार तो गाजियाबाद, नोएडा के एयर कंडीशनड हॉल में बैठ के गूगल पे मैप देख के जिलों का नाम पढ़ के और ओपिनियन पोल बता दिया जाता है और इवेंचुअली दे गेट फेल्ड हॉरिबली ऑन दैट। तो मेरा अपना कोई इस तरह का एस्टैब्लिश्ड चैनल नहीं है, इस तरह का कोई संगठन नहीं है, बायस्ड नहीं हूं मैं। कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे मेरे लाइफ में। जैसे कई बार बोलते हैं ना लोग, कोई होए नृप हमें का हानि, तो लगभग वही स्थिति है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग भी स्टूडियो चलाते हैं, जो उनके मालिक लोग हैं, उनका एक ओपिनियन होता है जो कई बार या तो सरकार के प्रति बायस्ड होता है या सरकार के एंटी बायस्ड होता है, ये होता है। और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो ये काम पैसे लेकर भी करते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है, आप सब जानते हैं, पैसे लेके इस तरह का काम किया जाता है। और कुछ लोग जो जिनको तकलीफ है, जिनको कष्ट है शायद इस सरकार से, क्योंकि पिछले सरकार में उनको कुछ तो ऐसा मिलता होगा जो अब नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से भी वो कुंठा में है। कई ऐसे भी पत्रकार हैं, हालांकि वो पत्रकार रहे नहीं, रवीश, अंजुम टाइप के लोग, अभिसार शर्मा टाइप के लोग, जो ये काम करते रहे हैं पहले और अब उनको सरकार से कोई वैसा सुविधा नहीं मिल रहा है तो चाहते हैं कि ये सरकार बदल जाए या वॉट एवर। फिलहाल आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, बट मैं अगर बिहार की बात करूं, बिहार में होने वाले इलेक्शन की बात करूं, तो एक ईमानदार ओपिनियन इस नाते मैं बिहार के लगभग चप्पे चप्पे में घुमा हूं। साउथ बिहार हो, नॉर्थ बिहार हो, एक एक जिले में गया हूं, लोगों से बात किया हूं और इसके बाद मैं जो कह रहा हूं मेरा सोली अपना ओपिनियन है, मेरी सोच है कि ऐसा हो सकता है। और अब देखिएगा जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा तो यू विल फाइंड दैट आई एम ऑलमोस्ट एक्यूरेटली डन ऑन दैट पॉइंट। ये हो सकता है अभी आपको इस तरह से भरोसा न हो क्योंकि सारे लोग ऐसा ही बात करते हैं, पर मैं एक बात आपको बताता हूं कि आप जब भी इलेक्शन होगा और इसके बाद देखिएगा कि इसी के आसपास ये होने वाला है, क्योंकि मेरा अपना इस बारे में बिल्कुल न्यूट्रल व्यू पॉइंट है। आई डोंट लीन टूवर्ड्स लेफ्ट, आई डोंट लीन टूवर्ड्स राइट। इस मामले में बिल्कुल सेंटर में हूं मैं और अब आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एट द आउटसेट, अभी बिहार में जो वर्तमान सीटों की संख्या है वो है 243 असेंबली सेगमेंट है, जिसमें अभी एनडीए के पास 131 है, जिसमें बीजेपी 80 और जेडीयू 45। ये मुख्य स्टेक होल्डर्स है सरकार के। और जब मैं बात करूं यूपीए कहूं इनको
या इंडी कहूँ, इनको समझ में नहीं आता। एक्चुअली इनको भी समझ में नहीं आता कि ये अब हैं क्या, या तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हैं या इंडी गठबंधन है, क्योंकि इंडी गठबंधन खत्म हो गया था, पिछले लोकसभा के लिए था, ऐसा इनका खुद का कहना था। तो खैर जो भी हो, इनके पास फिलहाल 111 सीट हैं, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है 76, कांग्रेस 19, 70 सीट लड़के 19 जीता था। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर पिछली बार कांग्रेस को 70 सीट न दिया होता तो शायद बिहार का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आज तेजस्वी यादव होते। खैर, कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट था, 29 पे लड़के और 15 सीट पाए थे ये, तो ये बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट था। ये पिछली विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जब 2020 में इलेक्शन हुआ था। इसके बाद 2024 में लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ था, और लोकसभा में आप सब जानते हैं कि 40 सीट है यहाँ पे, जिसमें जेडीयू को 12 मिला था, बीजेपी को 12 मिला था, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 मिला था, आरजेडी को 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और कम्युनिस्ट को 2 मिला था, एक हमको मिला था और एक इंडिपेंडेंट। तो ये स्थिति वर्तमान में है लोकसभा की बाबत और विधानसभा की बाबत। अब बात करूं मैं स्टेक होल्डर्स की। इस इलेक्शन जो होने वाला है, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? तो स्टेक होल्डर्स, पहला एनडीए, और एनडीए के घटक बीजेपी बड़ा घटक, जेडीयू, हम, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा वाला। तो ये एनडीए के घटक हैं। और दूसरी तरफ यूपीए में, यूपीए बोलूं या इंडी बोलूं, जो भी आपको समझना हो समझ लीजिए। तो सबसे बड़ा घटक आरजेडी, वर्चुअली आरजेडी ही है, बाकी सब उसके पीछे हैं। फिर कांग्रेस, फिर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और कम्युनिस्ट सीपीआई सीपीएम सब मिलके। तो ये, और एक तीसरा आश्चर्य हो सकता है, इसे लोग अभी नहीं उस तरह से ले रहे हैं सीरियसली, बट जिस तरह से भीड़ जुट रहा है इनकी सभाओं में और जो बात कर रहा है जमीनी हकीकत का, वो बात कर रहा है जन सुराज पार्टी। यही एक ऐसा पार्टी है जो जमीन पे भी है, जमीन की बात भी कर रहा है और लोग इनकी बातों में रुचि ले रहे हैं, इनकी सभाओं में भीड़ हो रही है। और शायद ये एक ऐसा पार्टी उभर के आए जिसकी अभी तक हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भविष्य के गर्भ में है, देखा जाएगा क्या होगा। अब मैं बात करूं इशूज की, तो अब जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में, उसमें इशूज क्या रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है बिहार के हिसाब से। और जब मैं बेरोजगारी की बात करूं तो बिहार में ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, और सरकारी नौकरी नहीं मिला तो खुद को बेरोजगार ही मानते हैं। अब पता नहीं क्यों, इसका कारण मुझे भी समझ में नहीं आया, हालांकि मैं पक्षधर नहीं हूं इस बात का। रोजगार हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, खुद का स्टार्टअप हो, सब उतने ही महत्वपूर्ण है। और आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, आप में टैलेंट है, तो आप किसी भी रास्ते से जाए आप बन सकते हैं, अगर आप मेहनत करने से हिचकते नहीं हैं तो। खैर, ये एक बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन का मुद्दा भी ये बनेगा, क्योंकि पिछली बार अगर आरजेडी को बहुत सारा सीट आया था तो इसका एक बड़ा कारण ये था कि 10 लाख लोगों को डायरेक्ट सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी और लोगों ने भरोसा किया था तेजस्वी यादव के ऊपर, बहुत भीड़ जमा हो रही थी और उसी के रेसिप्रोकेशन में तेजस्वी यादव को सीट्स भी मिले थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में लास्ट टाइम में तेजस्वी यादव थे। तो ये एक मुद्दा है, रहेगा, ये एक्चुअल मुद्दा भी है और इलेक्टोरल मुद्दा भी रहेगा। असर लिमिटेड होगा लेकिन इसका। दूसरा पोवर्टी, गरीबी तो है बिहार में, ये मुद्दा है, चुनावी मुद्दा नहीं है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बिहार का आबादी अभी 2023 में 12.85
लगभग 13 करोड़, 2025 के हिसाब से मान लीजिए तो 13 करोड़। 13 करोड़ में 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर जाके हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में इसलिए नहीं जाते हैं कि इनका शौक है अपने राज्य को छोड़ देना, अपनी मातृभूमि को छोड़ देना। ये इसलिए वहाँ जाते हैं ताकि इनका परिवार चल सके, इनके बच्चे पढ़ सके। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सहरसा से भर भर के ट्रेन जाता है, लोग मजदूरों का ट्रेन बोलते हैं। ये स्थिति में ला दिया है हमारे नेताओं ने हमारे बिहार को, क्योंकि जब से पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ 1952 से 16 5 ईयर प्लान हो गए अभी तक, और हर प्लान में हर इसी के प्रोपोर्शन में, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में यहाँ भी फंड मिला होगा। हर पंचवर्षीय योजना का बजट एट एन एवरेज 10 लाख करोड़ रहा था। वो सारा पैसा कहाँ गया? उस पैसे से महाराष्ट्र विकसित राज्य बन गया, गुजरात विकसित राज्य बन गया, तमिलनाडु विकसित राज्य बन गया, कर्नाटक विकसित राज्य बन गया। अब ये बोल सकते हैं कि वहाँ समुद्र के किनारे है, उनके पास पोर्ट की सुविधा है, तो पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल तो नहीं बना। तो बिहार के नेताओं ने काम ईमानदारी से नहीं किया, ये तो हर कोई मानेगा। तो ये एक मुद्दा है पलायन। जन सुराज का इस पे एक स्टैंड है, बाकियों का कोई स्टैंड नहीं है, बाकी किसी पार्टी का स्टैंड नहीं है। एक मुद्दा है भ्रष्टाचार, करप्शन। पिछले 15 साल से सरकार चल रही है एनडीए की, बीच के 1-2 साल छोड़ दें तो करप्शन आज भी हर जगह है। पुलिस महकमे में है, थाने में है, ब्लॉक में है। आपका कोई भी काम कराना हो, जमीन संबंधी काम कराना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, पुलिस के पास लोग जाना नहीं चाहते डर से, अनलेस कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए, इमरजेंट कंडीशन हो जाए। तो भ्रष्टाचार है, हर जगह है, पहले से शायद और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये इलेक्टोरल मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा था। ये लोगों का कहना है भ्रष्टाचार है। इससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि भ्रष्टाचार लोगों को एक्सेप्टेबल है। दिस इज मच मच डेंजरस। एक्सेप्टेबल होता जा रहा है भ्रष्टाचार। एक अगला मुद्दा है राहुल गांधी जी का मुद्दा, वोट चोरी। ये न इलेक्टोरल मुद्दा बनेगा और न एक्चुअल ये मुद्दा है। ये मुद्दा है ही नहीं। फालतू फंड में इन्होंने अपने 10 दिन गंवा दिए। उस 10 दिन में इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु स्टालिन को बुलाया, जिन्होंने हिंदुओं को गाली दिया है, कोढ़, मच्छर, मलेरिया क्या क्या नहीं कहा। बिहारियों को गाली दिया, बोला ये टॉयलेट क्लीन करने के लायक हैं। रेवंत रेड्डी को बुलाया, जो ये कहा है कि बिहारियों का डीएनए कमजोर है। आपको याद होगा चन्नी, जो एक समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ओपनली बिहारियों को गाली दिए थे और बगल में खड़ा होकर प्रियंका वाड्रा हंस रही थी। तो ये लोग भूले नहीं हैं। बिहार के लोग बड़े आत्मसम्मान वाले होते हैं। आप अगर आए हैं तो जानते हैं, और नहीं आए हैं तो ये बात मिले होंगे किसी से तो जरूर जानते होंगे। बिहारी बड़ा आदर सूचक शब्द के साथ दूसरे को संबोधित करता है, बिहारी को भी या किसी अन्य प्रांत के लोगों को भी, अन्य देश के लोगों को भी। अगर कोई मेरे से छोटा है तो भी मैं उसको आप कह के बुलाऊंगा, बड़ा है तो भी मैं उसको आप कह के बुलाऊंगा, अनलेस कि मैं उसको जानता हूं, मेरा सहपाठी है, मैं उसे कुछ भी बोल सकता हूं, बे बोलूं, तू बोलूं, सब चलेगा। बट अगर वो मेरा छोटा भाई है, मेरा क्लास फेलो है, मैं उसको जानता हूं, मेरा बच्चा है, मेरे ऑफिस के अंडर में काम करने वाला कोई मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं उसको अच्छे से जानता हूं, अच्छा संबंध है, तो मैं उसको तू बोलूंगा। लेकिन अगर मैं किसी को नहीं जानता हूं पर्सनली और मेरे से छोटा भी है तो भी मैं आप बोलूंगा। ये जनरल यहाँ पे बातचीत करने का तरीका है। तो जिस तरह से ये वोट चोरी वाला जो अभी एक रोड शो हुआ, कई दिनों तक दौरा हुआ, कई शहरों में हुआ, जहां पे ये बोला गया, प्रधानमंत्री के मां को गाली दी गई, चोर बोला गया, और बेवजह बेसिर पैर के मुद्दे के साथ जिस तरह से घूमा गया, ये मुझे लग रहा है बूमरैंग करेगा। किसके ऊपर करेगा? आरजेडी के ऊपर तो थोड़ा करेगा, कांग्रेस के ऊपर ज्यादा करेगा। क्योंकि सही मुद्दों की समझ और उसको जनता तक लाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कभी भी इलेक्शन लड़ने और जीतने के लिए। जो पता नहीं कांग्रेस के जो सलाहकार हैं वो किस नींद में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, कैसे इनको सलाह देते हैं,
क्या बोलो, कुछ भी बोलो, अनर्गल बात बर्दाश्त नहीं करते बिहार के लोग। बड़े आत्मस्वाभिमानी होते हैं और आत्मसम्मानी होते हैं। तो ये जो मुद्दा है वोट चोरी वाला, नहीं इलेक्टोरल है और नहीं एक्चुअल है। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में चला नहीं था पिछला इलेक्शन में। तो मुद्दा तो एक्चुअल है, इलेक्टोरल मुद्दा बनेगा कि नहीं, मुझे इस पे संदेह है। जात पात एक्चुअल मुद्दा तो नहीं है, अब लोगों को जात पात से ज्यादा सरोकार नहीं रहता, बट इलेक्टोरल मुद्दा ये है जबरदस्त। चाहे बिहारी अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जात को नहीं भूलता। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो जात पात एक बड़ा मुद्दा रहेगा, इलेक्टोरल मुद्दा रहेगा। एक और फैक्टर, मोदी 5% स्विंग की गारंटी, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा रहेगा। अब मैं जियोग्राफिकली जरा बिहार को बताता हूं आपको, कैसे यहाँ पे किस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरह से स्टेट्स, किस तरह से जिले, किस राज्य से सटते हैं और वहाँ पे लोगों का मानसिकता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप यूपी साइड से चले तो बक्सर, भोजपुर, आरा, सासाराम, शाहाबाद, उस साइड से पहले भी ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था बीजेपी का, इस बार भी रहेगा, इस बार भी रहेगा। अगर मैं पिछली बार का आपको देख के बताऊं तो पिछली बार का अगर मैं उधर से भोजपुर साइड से अगर आपको यूपी के साइड से जो बिहार शुरू होता है वहां का बताऊं तो भोजपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा खासा दखल है। बक्सर भी उन्होंने स्वीप कर लिया था लास्ट टाइम, तो बक्सर और भोजपुर स्वीप कर लिया था। आरा में भी जीते थे वो, लेकिन इस बार स्थिति ऐसा नहीं है। औरंगाबाद के लगभग सारा सीट जीत गए थे। कौन? एनडीए। औरंगाबाद के सारे सीट जो हैं, औरंगाबाद मतलब गो, ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद सारे सीट जीत गए थे। इवन जहानाबाद अगर आ जाइए अब गया के बाद से, तो घोसी और मखदुमपुर भी एनडीए हारा था और यूपीए जीता था। मैं यूपीए ही बोल रहा हूं, अभी यूपीए बोल रहा हूं, आपको एनडी समझना हो तो एनडी समझ लीजिएगा, वो जीता था। अरवल में भी एनडीए हारा था। रोहतास के जो 3-4 सीट हैं, दिनारा, नोखा, डेहरी, इन तीनों सीटों में, और काराकाट है एक जहां पे सीपीआई एमएल जीता था, और ये दिनारा, नोखा, डेहरी में राजद जीता था। कैमूर में, कैमूर मतलब वो रोहतास वाला एरिया, जो आप वहां से रोहतास से बंजारी, नौहट्टा, चूटिया वाला एरिया, उस एरिया में लगभग स्वीप कर लिया था राजद। डेहरी जीता, नोखा जीता, दिनारा जीता, करहगर जीता, सासाराम जीता। चिनारी में भाजपा की जीत हुई थी, और मोहनिया भभुआ चैनपुर में, मोहनिया भभुआ में बीजेपी और चैनपुर में भाजपा। तो मिला जुला रेस्पॉन्स, मतलब कि ये जो मैं एरिया बता रहा हूं, बक्सर, मोहनिया, दिनारा, आरा तक, शाहाबाद तक भी, रोहतास तक भी, ये एरिया में बीजेपी को बड़ा सेटबैक मिला था पिछली बार। इस बार चेंज होने की संभावना है, हालांकि लास्ट में मैं प्रेडिक्शन अपना सभी का बताऊंगा। तो ये हो गया यूपी से लगते डिस्ट्रिक्ट। यूपी से जब हम अंदर आते हैं बिहार की तरफ, तो एक है जब आप झारखंड से आते हैं, औरंगाबाद, रोहतास, रोहतास के कुछ एरिया जो मैं बता रहा था, बंजारी, तिलोथू, चुटिया, ये सब। देन असम साइड, पूर्वोत्तर भारत से जो लगते एरिया हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, ये सारा एरिया, वैसे तो उसमें से काफ़ी कटिहार हो गया, अररिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, पूर्णिया भी, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश होगी नहीं एनडीए के लिए, होगी तो लिमिटेड होगी, और यहाँ पे जात पात ही नहीं चलेगा, बल्कि धर्म के आधार पे भी वोटिंग होगा, जबरदस्त होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ओपिनियन बनाने के समय ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, वो तरह तरह का लॉजिक लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, कई लोगों की बात सुनते हैं और फिर ओपिनियन बनाते हैं।
कुछ लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। सिंपल, आई विल डू दिस, दैट्स ऑल। कोई अगर मगर सोचना ही नहीं है कैसे एनडीए हारेगा, एकमात्र डायरेक्शन में वो सोचते हैं और वो इस बार भी सोचेंगे, और यहाँ पे एनडीए के लिए कुछ खास मौका नहीं रहेगा। तो ये असम से। इसके बाद आप अगर पटना से शुरू करें, एक और नए एरिया की बात कर रहा हूं मैं, पटना से आगे निकलिए बख्तियारपुर, नालंदा, बाढ़ के बाद अगर आप आगे बढ़ जाइए तो बेगूसराय, लखीसराय, बड़हिया, खगड़िया, सहरसा तक चले जाइए आप। ये एरिया बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अगर लास्ट टाइम की बात करूं मैं तो लास्ट टाइम ऐसा था कि सहरसा की लगभग सारी सीटें एनडीए जीत गई थी, एक छोड़कर। सहरसा में लगभग 6 सीट हैं, 6 में से 5 जीती थी एनडीए लास्ट टाइम। तो ये एरिया फ्रूटफुल है। वैसे भी नालंदा और बिहार शरीफ वाला एरिया तो जेडीयू का अपना एरिया है, मतलब नीतीश कुमार जी का एरिया है। इसके बाद आप गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, ये एक एरिया हो जाता है। इसके बाद अगर आप गंगा पार हो जाए तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सकरी, झंझारपुर जहां से जगन्नाथ मिश्रा चुनाव लड़ते थे और मुख्यमंत्री भी बने थे, फूलपरास, सुपौल, वो एक एरिया है जहां पे बीजेपी को लास्ट टाइम भी ठीक ठाक मार्जिन से जीत मिली थी, इस बार भी संभावना है। इसके बाद आप अगर उधर छपरा, सिवान की तरफ चले जाएं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, हाजीपुर, सिवान, ये एरिया में बीजेपी को बढ़त थी, इस बार भी बढ़त रहेगी। मैं ये उस आधार पे बोल रहा हूं जो मैं पर्सनली घूमा हूं इस एरिया में, इन लोगों से बात किया हूं, वहां पे हमारे लोग हैं, उनसे लगातार बात होती रहती है, और उस आधार पे मैं ये अपना व्यक्तिगत ओपिनियन व्यक्त कर रहा हूं। इसके बाद चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण मतलब बेतिया और पश्चिम चंपारण मतलब मोतिहारी मतलब रक्सौल तक। तो वो एक एरिया है जहां पे बीजेपी को बढ़त रहने की संभावना है। अच्छा, ये एक हो गया जियोग्राफी बिहार का। लगभग इतने ही मोटे मोटे एरिया हैं, और एक आध छूट गया होगा तो मैं फिर से कवर करने की कोशिश करूंगा। देन अब आ जाइए आप पॉपुलेशन। बिहार का पॉपुलेशन 2023 के सेंसस में 12.85, 12 करोड़ 85 लाख, जो 2025 में हम मान के चलते हैं कि 13 करोड़ हो गया होगा। 13 करोड़ में लगभग 1.6 करोड़ 2023 में थे, तो 1.75 करोड़ के आसपास मुस्लिम, मतलब लगभग 14%। लेकिन इनको 14% मत समझिए, ये जो 14% लोग हैं 1.6 करोड़, ये मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। वोटर्स तो कम है। तो ये जो लोग हैं, जैसे 100 लोग हैं, तो इसमें से 90 लोग जाएंगे वोट करने, जो बाहर भी रहते होंगे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पंजाब में, दुबई में, वो सब लोग आएंगे और वोट करेंगे। तो वोटिंग परसेंटेज 90% होगा। और वैसे भी ये लोग आलसी नहीं हैं, बड़े स्ट्रैटेजिकली वोटिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। एक डेमोक्रेसी के लिए, जीवंत डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट जाते हैं और वोट करने जाते हैं, और ये इनका पैटर्न है, तो ये जाएंगे। तो मान के चलें कि ये जो भी इनका पॉपुलेशन तो भले कम है, लेकिन जब ये वोट करने जाएंगे तो 14% के हिसाब से इनका वोटिंग नहीं होगा, इनका वोटिंग होगा लगभग 20% के हिसाब से। क्योंकि बाकी लोग, अगर जैसे हिंदू की बात करता हूं मैं, हिंदू अगर 100 हैं तो वोटिंग करने कितने जाएंगे? 50। मुसलमान अगर 100 हैं तो वोटिंग करने कितने जाएंगे? 85 से 90। तो ऑल टुगेदर जो परसेंटेज तब के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो वोटिंग परसेंटेज हिंदू 80, मुस्लिम 20 या इवन 20+। ये क्योंकि बिहार के इलेक्शन में जाति भी चलेगा, धर्म भी चलेगा, MOI समीकरण भी चलेगा,
एम अगर 15% है तो 14% वाई भी है, ये भी चलेगा। भले कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है, जो हकीकत है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ये स्थिति है कुल मिला के अभी के डेट में। मुद्दे, पॉपुलेशन, स्टेक होल्डर्स और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अब इसके बाद जो सिचुएशन उभर के आती है, तो अगर मैं आई थिंक ऑलरेडी इट्स गेटिंग बिट लॉन्गर, तो मैं इसको समराइज ही करता हूं। समराइज इस तरह से करता हूं कि अगर आप पश्चिम चंपारण की तरफ से चलें तो पूरा का पूरा पश्चिम चंपारण, मतलब वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, ये नहीं, सिकटा में CPIML था, ये सब भाजपा था। एक जगह पे वाल्मीकि नगर में जेडीयू जीता था, बाकी सब जगह में भाजपा जीता था, एक जगह में CPIML जीता था। तो 9 में से 7 भाजपा, 1 जेडीयू, 1 CPIML, इस तरह भी वही रहेगा। एक मुझे डाउट है चनपटिया के ऊपर, जहां से एक यूट्यूबर चुनाव लड़ रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी से, मतलब जनसुराज से, शायद वो जीत जाए तो 1 सीट यहां पे जनसुराज को जाएगा, बाकी स्थिति वही रहेगा। लगभग CPIML सिकटा से जीतेगा और बाकी सब सीट मिलेगी भाजपा को। वाल्मीकि नगर से अगर जेडीयू लड़ा तो जेडीयू भी जीतेगा। पूर्वी चंपारण में बहुत सीट है, सारा रक्सौल, सुगौली, नरकटियागंज, हरसिद्धि, गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा, ये सब रहेंगे वहां पे। ढाका, यहां पे पिछली बार भाजपा ने स्वीप कर लिया था। 1 सीट अगर छोड़ दे नरकटिया को, जहां पे समीम अहमद जीते थे राजद के, उसके अलावा भाजपा का क्लीन स्वीप था। इस बार भी रहेगा। 1 सीट अगेन यहां जनसुराज को जा सकता है। शिवहर चेतन आनंद जीते थे, लेकिन जेडीयू के टिकट पे जीते थे। सीतामढ़ी ऑब्वियसली माँ सीता की नगरी है तो भाजपा, इसके बारे में कुछ अगर मगर इफ बट है ही नहीं। देन मधुबनी में भी भाजपा जेडीयू। सुपौल जेडीयू डोमिनेटेड, पूरा जेडीयू। अररिया और पूर्णिया, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज में एक और प्लेयर है और वो है ओवैसी को भी सीट मिलेगा। इसके बाद उन्हीं को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, राजद को मिलेगा, ओवैसी को मिलेगा। ये मैं किशनगंज के लिए भी बोल रहा हूं, कटिहार के लिए भी बोल रहा हूं, पूर्णिया के लिए भी बोल रहा हूं। लगभग यही स्थिति है। ओके, मधेपुरा गोप का, तो मधेपुरा राजद। सहरसा भी इस बार राजद की संभावनाएं हैं। दरभंगा भाजपा डोमिनेटेड। मुजफ्फरपुर भाजपा, 1 सीट राजद को मिल सकता है मुजफ्फरपुर एरिया में, और वो है गायघाट वाला। ओके, देन गोपालगंज सिवान जेडीयू। 2 जगह है सिवान में, जीरादेई और दरौली। जीरादेई जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, वहां पे CPIML पहले भी स्ट्रांग था, अभी भी स्ट्रांग है। सिवान सारण भाजपा डोमिनेटेड। एक जगह है मांझी सारण में, जो CPIML को जा सकता है, पिछली बार भी गया था, इस बार भी जाएगा। वैशाली राजद डोमिनेटेड, वैशाली राजद था और इस बार फिर रहेगा। समस्तीपुर जेडीयू डोमिनेटेड। बेगूसराय भाजपा। एक जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी भी जीता था, बखरी मंझौल वाला बखरी। कई लोग तो बखरी जानते भी नहीं होंगे, जो बखरी का ओपिनियन पोल बताते हैं ना, उनको ये पता भी नहीं होगा कि बेगूसराय से कितना दूर है बखरी। तो खैर, भागलपुर अगेन 1 सीट नाथनगर वाला राजद को जाता है, बाकी सब जेडीयू को जाएगा। कांग्रेस को मिला था, इस बार नहीं मिलेगा, कांग्रेस का स्थिति खराब है। तो बस मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, ये सब मोटा मोटी यहाँ पे सीट्स का हिसाब किताब लगभग तय है। और अब आखिर में मैं बताता हूं मेरा अपना ओपिनियन। और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर मैं सारे सीटों को, सारे एरियाज को सीट वाइज कन्वर्ट करता हूं, तो इस बारे में मैं आगे भी एक बार और आपके सम्मुख आऊंगा ये लेके। तो मैं अगर कन्वर्ट करता हूं तो मुझे मिलता है
एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, कौन पार्टी कितने सीटों से लड़ेगी यह जानना जरूरी है। हालांकि जब उम्मीदवार तय हो जाएंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ इतना तो क्लियर है कि कौन पार्टी कितने सीटों से लड़ेगी। तो जेडीयू 102,